हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल लर्निंग पॉइंट 247 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं आज केमिस्ट्री के हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी प्राउस्ट ने, ऑप्शन सी रिक्टर ने और ऑप्शन डी गैलुसेक ने। तो जो स्थिर अनुपात के नियम की अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन जो है प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट ने किया था। और जो स्थिर अनुपात का नियम होता है, यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लो कोई भी रासायनिक तत्व, रासायनिक यौगिक होते हैं, उनका अगर मान लो वो आपके जो भी उसमें जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, एक ही तत्व जो है अलग अलग रासायनिक यौगिक बनाता है, तो उन सब में जो है उनका अनुपात निश्चित होता है। यही हमारा जो है स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। ऑप्शन ए CO2 CH4 H2O, ऑप्शन बी N2O2 N2O3 N2O5, ऑप्शन सी NaCl NaOH Na2CO3, ऑप्शन डी CO CO2 H2CO3। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा CO2 CH4 और H2O। यहाँ पर होता क्या है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है अगर मान लो CO2 और CH4 में अगर मान लो बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा CO2 में है, CO2 में जो है जो कार्बन है ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ में क्रिया करता है। और यहाँ पर CH4 में जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये जो है कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के चार परमाणुओं के साथ में क्रिया करता है। तो अगर CO2 और CH4 में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखें तो यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन हो जाता है 32, और CH4 में जो है जो हाइड्रोजन है ये हो जाता है 4। अगर इन दोनों का अनुपात देखते हैं तो 4 1 के 4, 4 8 32। तो यहाँ पर इन दोनों में हमारा अनुपात आ रहा है 8:1 का। और जब H2O में देखते हैं तो H2O में जो है यही अनुपात हमारा हो जाता है 2:। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का हमारा एक परमाणु है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2:16 हो जाएगा। और 2:16 में भी कितना होता है हमारा 1:8 का। इसमें हमारा 8:1 का परमाणु है और इसमें क्या अनुपात है, और इस वाले में H2O में हमारा कितना है 1:8 का अनुपात है। तो यही क्या कहलाता है हमारे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। और अगर बात की जाए कि व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि किसने की थी, तो रिक्टर ने जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है दिया था। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 CH4 और H2O, बाकी किसी में जो है ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है प्राउस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी है डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी है रिक्टर ने और ऑप्शन डी डी है लामनो साव ने। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। और अगर मान लो इस नियम की बात की जाए तो ये कौन सा होता है हमारा गुणित अनुपात का नियम होता है। यहाँ पर जो भी होता है ये गुणित अनुपात का नियम होता है, मतलब कि आपके शीशे जो है, शीशे का अलग अलग परसेंट जो है वो आपका अन्य अन्य जो है यौगिक का निर्माण करता है। तो डाल्टन ने इस नियम का जो है प्रतिपादन किया था। और अगर नियम की बात करते हैं तो गुणित अनुपात का हमारा नियम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी तुल्य अनुपात का नियम और ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम। क्योंकि अभी इसके पिछले पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया कि जब यहाँ पर जो भी कोई एक तत्व होता है, कोई एक धातु होती है, वो अन्य अन्य धातुओं के साथ में क्रिया करके उसका यौगिक या ऑक्साइड बनाती है, तो फिर जो है उसके अलग 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 प्रतिशत या अलग अलग भाग जो है, उस अलग अलग मात्रा उसमें जो है उसकी आती रहती है। तो ये किसका नियम होता है हमारा गुणित अनुपात का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जो आयतनों के संयोग का नियम है इसे गैलुसेक ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में डाल्टन है, स्वेट है
और गैलुसेक है और आइंस्टीन है। तो आयतनों के जो संयोग का नियम होता है इसे किसने प्रतिपादित किया था? गैलुसेक ने जो है आयतनों के संयोग का नियम प्रतिपादित किया था। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि अगर मान लो अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हैं, तो अभिकारक के साथ जो गैस के अनुपात होते हैं, अभिकारक के साथ साथ जो उत्पादों में उत्पाद भी होते हैं, उनमें अगर मान लो गैसों का अनुपात देखा जाए तो क्या होता है, सरल अनुपात होता है। यही हमारा आयतन का संयोग नियम कहलाता है, आयतनों के संयोग का नियम कहलाता है। और इसका प्रतिपादन जो है गैलुसेक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है। वह उदाहरण है। ऑप्शन ए स्थिर अनुपात के नियम का, ऑप्शन बी व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, ऑप्शन सी गुणित अनुपात के नियम का, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके इससे पहले भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं कि जब भी आपके परसेंटेज वाली इस तरह से आ जाए कि हाँ आपका कोई एक तत्व जो है अन्य ऑक्साइड बना रहा है और उसमें अलग अलग उसके परसेंटेज यूज हो रहे हैं, तो उसके किसका नियम होता है, हमारा गुणित अनुपात का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम। और ये भी आपको बताया गया कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है, इनसे नियम प्रतिपादित होता है। ऑप्शन ए व्युत्क्रम अनुपात का, ऑप्शन बी गुणित अनुपात का, ऑप्शन सी स्थिर अनुपात का, और ऑप्शन डी संहति अनुपात का। तो यहाँ पर जो तांबे के ऑक्साइड होते हैं इसमें भी आपके तांबा जो है अलग अलग प्रतिशत, अलग अलग मात्रा में तांबा का यूज हो रहा है। मतलब ये किसका नियम हो जाएगा, हमारा गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह किस नियम की पुष्टि करता है? सॉरी, यहाँ पर जो 5 लिखा गया आपका ये नहीं है, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा किस नियम की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी गुणित अनुपात का नियम, और ऑप्शन डी गैलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो है अलग अलग मात्रा जो है आपके अलग अलग तत्वों में अलग अलग ऑक्साइडों में जो है इसकी यूज हो रही है। पहले में जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के आपके 2 परमाणु हैं, यानी कि यहाँ पर 28 का द्रव्यमान हो जाए, जो परमाणु भार देखा जाएगा 28 हो जाएगा। दूसरे वाले में हमारा जो है 14 होगा, तीसरे वाले में भी 28 होगा, चौथे वाले में भी 28 और पांचवें में भी कितना होगा, 28 होगा। मतलब कि ये जो है आपके अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? ऑप्शन ए CO तथा CO2, ऑप्शन बी CuO तथा Cu2O, ऑप्शन सी CO2 तथा H2CO3, और ऑप्शन डी है SO2 तथा SO3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑप्शन ए में जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कॉपर ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, और जो है ये हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप देख, और ऑप्शन नंबर डी में भी सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सी में जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, और कार्बन जो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का संयोग हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है गुणित अनुपात का नियम हमारा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपका कोई भी एक तत्व जो है अलग तत्व के साथ में जो है क्रिया करता है। तो यहाँ पर जो है एक तत्व आपका, अगर मान लो कार्बन की बात की जाए, तो वो जो है अन्य जो भी दूसरा तत्व होता है वो उसी के साथ में मतलब क्रिया करके आपके अलग अलग ऑक्साइड या अलग अलग यौगिक जो है बनाता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है, तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन सी स्थिर अनुपात का नियम, और ऑप्शन डी गैलुसेक का गैसीय नियम। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, यहाँ पर कार्बन को आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ में, और मतलब ऑक्सीजन के साथ में 2 यौगिक यौगिक बना रहा है। कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का जो है 16 है। तो यहाँ पर अगर यौगिकों की संरचना की बात करते हैं तो किसको जो है प्रदर्शित करते हैं, गुणित अनुपात के नियम को
प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन एक तत्व है और ये जो है अलग अलग के साथ में, मतलब ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के अलग अलग यौगिक को जो है बना रहा है। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुणित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी गैलुसेक ने और ऑप्शन डी रिक्टर ने। तो यहाँ पर जो गुणित अनुपात के नियम के प्रतिपादनकर्ता हो जाएंगे वो कौन से हैं? रिक्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, रिक्टर, या कहीं कहीं पर इनको रिचर भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। ऑप्शन ए MgCO3 MgO, ऑप्शन बी CO CO2, ऑप्शन सी NaCl NaBr, ऑप्शन डी H2O D2O। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, अगर मान लो पहला हमारा हो जाएगा कि Mg जो है मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट का मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन रहा है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। दूसरे वाले में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रहा है दोनों जगह पर, और तीसरे वाले में सोडियम जो है क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग तत्वों के साथ में क्रिया कर रहा है, और तीसरे में जो हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर तत्वों की संख्या सेम देखी जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारे जो है करेक्ट है। यहाँ पर जो है सी आपका कार्बन जो है ऑक्सीजन के जो है अलग अलग परमाणु के साथ में क्रिया कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, CO और CO2 जो है ये गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात क्या होगा? तो अगर अब यहाँ पर जो भी आपके सोडियम और अगर हाइड्रोजन यहाँ पर क्रिया करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ क्लोरीन का दोनों जगह पर मात्रा जो है समान है, तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन का जो इनका अनुभार होगा या जो भी इनका अनुभार होगा उसी अनुपात में यहाँ पर ये क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन देख रहे हैं कि 1:35.5, ऑप्शन बी है 1:23, ऑप्शन सी है 23:35.5 और ऑप्शन डी है 23:1। यहाँ पर सोडियम और जो है हाइड्रोजन को क्रिया करवाना है। तो पहले आपका सोडियम होगा, पहले आपका Na होगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा हमारा हाइड्रोजन आएगा, मतलब H आएगा। जब Na की यहाँ पर बात की जाएगी तो ये सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है और H का कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपका बिल्कुल नीचे है जो है स्क्रीन में, तो क्लियर दिख, मतलब जो भी आपका दिख रहा है यहाँ पर लिखा गया 23.1, 23.1 जो है हमारा यहाँ पर लिखा गया है। ये ऑप्शन ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की कितनी आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ 2 ग्राम में जो है जिंक की मात्रा पूछा गया है, और जबकि जो है क्रिस्टल में कितना है? 25% जिंक है। तो अगर आप 2 ग्राम का जो है 2 ग्राम का अगर आप 25% निकालते हो तो कितना होगा? 25% मतलब 25/100 हो जाएगा। उसको काटेंगे 2500 का 100, और 2/4 का मतलब कितना होता है? 0.5 होता है, 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बी, 0.5 ग्राम इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो जल का प्रतिशत मात्रा पूछा होता तो क्या करते हैं हम? 2 का 50% निकालते हैं, मतलब कि हमारा कितना होता है? 1 ग्राम जो है आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। तो यहाँ पर जो है जब भी आपका जो भी हमारा होता है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसी पर जो है हमारा ये वेस्ट होता है, कि अगर मान लो यहाँ पर आपकी दो चीज़ें मिलाई जा रही हैं तब क्या होंगी? वो जो है उनका योग क्या होगा? उनके उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2.433 के साथ में 0 जो है 98 को अगर हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर इतने को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 8 3 11, 9 4 13, 1 14, और उसका अनुपात यहाँ दशमलव लगेगा और 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 3.413 ग्राम जो भी हमारा है। ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3.413 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष
ऑक्सीजन पाई गई जिस नियम की इससे पुष्टि होती है, उस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि उस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जो है किस देश से थे। ये पूछा गया कि किस देश से थे। ऑप्शन ए है रशियन थे, मतलब रशिया के थे। ऑप्शन बी फ्रेंच यानी कि फ्रांस के थे। ऑप्शन सी इंग्लिश मतलब अंग्रेज थे या फिर जो है इंग्लैंड के थे। और ऑप्शन डी जर्मन यानी कि जर्मनी के थे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए और प्रत्येक नमूने में 27.3% ही कार्बन है और शेष ऑक्सीजन आपकी पाई गई। मतलब कार्बन का जो है आपका कार्बन का एक निश्चित अनुपात जो है अलग अलग के साथ में जो है क्रिया कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। और स्थिर अनुपात की अगर मान लो नियम की बात करते हैं, इसको किसने प्रतिपादित किया था, प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। और जो कहाँ के थे, फ्रेंच थे यानी कि ये फ्रांस के जो है वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया से AgCl तथा NaNO3 बनते हैं। अपक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान ऑप्शन ए पहले से अधिक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 2 बार हो गया तो एक ही बार होगा ये पूरा। पहले से कम होगा, यहाँ पर होना ये वाला होगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए तो होगा, ये पहले से कम होगा। चलो आप समझ जाओगे, ठीक है। पहले से कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा और ऑप्शन डी अधिक या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी जो है दो अभिकारकों को मिला करके किसी भी उत्पाद को बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है अपक्रिया के बाद और अपक्रिया से पहले जो है कुल द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब यहाँ पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 6:2 और ऑप्शन डी है 2:6। तो यहाँ पर जो भी है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमसे पूछा गया है कि हाँ इनके बीच में अनुपात क्या होगा। तो अगर मान लो हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का हमारा क्या होता है, कार्बन का जो भी भार होता है वो कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है आपका, कार्बन का जो भी यहाँ पर परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की अगर मान लो बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा। देखो कार्बन का आपका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। कार्बन का जो है परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। और यानी कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CH2 बनेगा, ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पर C2H2 को अगर आप बनाते हो, C2H2 को बनाते हो या फिर जो है इस तरह से करके भी आप कुछ भी बनाते हो, यहाँ पर जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी 6:2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कार्बन का जो है 6 भाग और हाइड्रोजन का जो है 2 भाग आपस में यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, मतलब एक एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। ऑप्शन ए गुणित नियम के अनुसार, ऑप्शन बी व्युत्क्रम नियम के अनुसार, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार और ऑप्शन डी स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण होती है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित होती है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं है, और इसी तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में होता यह है कि अभिक्रिया से पहले जो भी अभिकारक पदार्थ का द्रव्यमान होता है वही अभिक्रिया के बाद उत्पादों का भी द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं होता है। ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन बी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए और ऑप्शन डी है अपचयन अभिक्रियाओं के लिए। तो यहाँ पर जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए आपका सत्य नहीं होता है। क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वहाँ पर आपका अगर मान लो ज़्यादा द्रव्यमान है और नाभिकीय अभिक्रियाओं के बाद में वहाँ पर द्रव्यमान की जो है क्षति होती है, मतलब द्रव्यमान आपका कम होता जाता है। बाकी जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें जो है द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती क्या हैं, तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं कि अगर मान लो जब दो परस्पर नाभिक आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसके जो है या फिर जो है आप या एक दूसरे से मिल करके या एक दूसरे से टकरा करके
दो या फिर कोई भी आपका बड़ा नाभिक होता है वो किसी दूसरे पिंड से टकराकर या किसी दूसरे नाभिक से टकराकर दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो यही क्या होती है, हमारी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि द्रव्य की अविनाशता का नियम इस पर फॉलो नहीं होता है। और द्रव्य की अविनाशता का नियम वही है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर सी है पाउली और ऑप्शन नंबर डी है लेवासिए। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा ये स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। मतलब कि इसको स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो आपका ये स्थिर अनुपात का नियम लिखा गया है कि किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात क्या होगा, सदैव निश्चित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। और इसे ये नियम कौन सा है, तो स्थिर अनुपात का नियम है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में अपनी अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए। और हाँ, साथ में जो है अगर मान लो आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो हमारा जो लर्निंग पॉइंट 247 नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स के क्वेश्चन हैं वो आप लोग वहाँ पर जो है पूछ सकते हैं और आपको सभी जो है आपके डाउट्स का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको जो है वहीं पर, या फिर अगर आप चाहेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू।